तो बच्चों क्लास 11th का हम लोग हाइड्रोकार्बन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा और जो है हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि ये चैप्टर है क्लास 11th और साथ ही इसके बाद भी आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्लास 11th में आते ही हैं, साथ में ही जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लास 12th में भी जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आज ये स्क्रीन पर और हम जो है चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम चालू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है एक छोटा सा इंट्रो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स बेटा क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स मेजॉरिटी में देखिए बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स तो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते हैं। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे एनर्जी के सोर्सेज भी होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। दूसरी बात है बेटा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था। जैसे मान लीजिए कुछ फ्यूल्स हैं, जैसे CNG हो गया, LPG हो गया, LNG एक नया फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये एक बहुत छोटा सा इंट्रो है। आप अपनी NCERT बुक में देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत और दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब आ जाते हैं आगे इसी पे, इसके क्लासिफिकेशंस पे। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने मेजॉरिटी उनको लगभग 3 कैटेगरी में अभी फिलहाल बांटा हुआ है। ये कैटेगरी हमारी है, एक है हमारा सैचुरेटेड, दूसरा हमारा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए सैचुरेटेड अगर बात करें बेटा सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड हमें मिलेगा वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बेटा हमारे कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर आते हैं हमारे एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में हम बात करेंगे कुछ हमारे साइक्लिक भी होंगे, कुछ हमारे नॉन साइक्लिक भी होंगे। ठीक है, एरोमेटिक में कुछ हम, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना के दिया। एरोमेटिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें से एरोमा यानी खुशबू आती है, वो हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग पहले से बात करेंगे सैचुरेटेड की, फिर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड में आ जाते हैं, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर हम चालू करते हैं सैचुरेटेड में, पहला है अल्केन्स। तो शुरू करते हैं अल्केन्स को। अगर बात की जाए अल्केन्स की, तो अल्केन्स में बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें। तो अल्केन्स में एक बहुत ही बेसिक सा चीज, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। देखिए ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। अब देखिए यहां पे जो N है, N हमें शो करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। N का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए कार्बन में हम इस N की जगह 1 पुट करते हैं, लेट कि N की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो आप यहाँ 1 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा CH4। अगर आप 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा C2H6। ऐसे ही आप 3, 4, 5, 6 पुट करके यहाँ पर अल्केन्स को फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक था, बस इंट्रो के लिए मैंने आपको ये बता दिया। आगे चलते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसके अल्केन्स की। तो अल्केन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात करते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर। देखो जो ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, देखिए ये कुछ ऐसा था मीथेन, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन में ये एक मीथेन का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल यही स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर, इसको हमने जो है चैप्टर नंबर 4 में
फर्स्ट पार्ट में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 4 में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा था। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 3 डायमेंशनल है फिलहाल इस समय। तो देखिए, तो जो हमारा मीथेन होता है वो टेट्राहेड्रॉन यानी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर में बनता है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में ये आपका कार्बन हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स, ये बेटा ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद जो बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे यहाँ पे, बॉन्ड एंगल है हमारा 109.5। तो जो ये बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल आपका कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये 109.5 डिग्री जो है वो बन रहा है इस कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कुछ यहाँ पे ये इस बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 109.5 डिग्री। सभी जगह ऐसे ही है, यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में ये सारे बॉन्ड एंगल्स है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो इस बॉन्ड लेंथ की बात करें, इसकी ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, तो अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास ईथेन होता, फिलहाल हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, अगर ईथेन होता तो ईथेन में अगर देखेंगे तो कार्बन के बीच में 104 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। और अगर बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी ये वाला, तो ये जो बॉन्ड है, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 112 पिकोमीटर का। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है और मैंने आपको यहां पर भी बता दिया। अब बात करते हैं इसके एक और टॉपिक है इसी में, छोटा सा एक और पॉइंट, कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, या तो इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ होगा या फिर ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बना हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला, इसको मैं एक बार रफ करके आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो बना हुआ है, ये वाला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो है ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये sp3 और ये 1s ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ये जो कार्बन मैंने यहाँ पे बनाया था हाइड्रोजन के साथ, ये पूरा ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी, यानी यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, इस जगह भी सिग्मा बॉन्ड और इस जगह पे भी सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको जूम करके और यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट सिग्मा बॉन्ड के लिए है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बात आपको, ये सिग्मा बॉन्ड जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है, कोई दिक्कत इसमें, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ से चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मैंने पेज दिखा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से हमने चालू किया था और आप इसको फटाफट चाहें तो नोट कर लीजिए। बहुत छोटा सा इंट्रो है, अल्केन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बता दिया था अल्केन्स के बारे में कि ओवरलैपिंग किस तरह से करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए, ये लाइन यहाँ मैंने लिखी है कि जो बॉन्ड फॉर्म बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग, अभी बताया था कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये कुछ, और ये ऐसे कुछ इस तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर बना था। और यहाँ पे जो है वो क्या, कौन सा बॉन्डिंग कर रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ पे जो भी बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सिग्मा, और हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। यही बात जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है। तो ये तो खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक था इसमें। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखिए नोमेनक्लेचर हमने क्लास 11 में खूब पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल आपको मिलेगा। हाँ, ये जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे नोमेनक्लेचर इनका करना है। तो देखिए नोमेनक्लेचर और एक दूसरा टॉपिक आ जाता है आइसोमेरिज्म। तो क्या करेंगे हम, आइसोमर्स बनाएंगे और उसका नाम भी लिख देंगे, ठीक है। वहीं IUPAC का जो रूल होता है उसी का यूज करके हम यहाँ पर जो है सबका नोमेनक्लेचर और साथ में इसका देखिए नोमेनक्लेचर में आप एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे IUPAC नेम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है। तो आ जाइए इसमें स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म, देखिए बच्चों आइसोमर्स को हम जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन तो लिखी हुई है, हम बात करते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स की, ठीक है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन के बेसिकली 2 आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है। ब्यूटेन के बेसिकली आप लोगों ने बनाए भी होंगे, देखिए ये ब्यूटेन का आइसोमर है तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर। आइसोमर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ब्यूटेन है, मैं एक बार यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कार्बन हो गया, 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, 4 कार्बन बना दिए। उसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एक आइसोमर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। जैसा कि देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा जिसमें हमारे पास कार्बन है और एक कार्बन हम यहाँ लगा देते, तो ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, इसका नाम जो है ब्यूटेन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटेन, यानी इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। फिर दूसरे की बात करते हैं, इसका देखो तो इसमें नंबरिंग हम करेंगे वहां से जहां से हमारा कोई भी जो है ग्रुप पास में पड़ता हो। तो नंबरिंग देखिए अगर आप चलते हैं 1 2 3, तो क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है, आप चाहें तो 1 2 और 3 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद देखिए अब जो सेकंड नंबर पे है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो हमारे क्या नाम है जो ग्रुप है, तो ये CH3 ग्रुप है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। तो देखिए और कौन से पोजीशन पे 2, तो 2 मिथाइल। और उसके बाद जो आपका ये प्रिंसिपल चेन है इसका नाम लिख, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप। और सब जगह बॉन्डिंग सिंगल है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं कॉमन, तो देखिए इस कार्बन पे 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को हम नाम दे देते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए यहां लिखा है आइसो। और जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन का नाम सीधा रख दीजिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो 273 केल्विन इस नॉर्मल ब्यूटेन का है और 261 केल्विन जो है वो आइसोब्यूटेन का है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर ब्रांचिंग हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। और अगर जो है मान लीजिए स्ट्रेट चैन होगा, ज़्यादा लंबा चैन होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ऐसे ही हम पेंटेन के आइसोमर्स को देखते हैं। पेंटेन के आइसोमर्स, तो देखिए पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। इस आइसोमर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए पेंटेन के आइसोमर्स में बिल्कुल जैसे हमने ब्यूटेन का बनाया था इसी जगह पे आप सीधा सीधा ऐसे बना सकते हैं। 5 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ सभी जगह जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। सभी जगह हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इसका नाम लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखा था वहां पे 5 है तो पेंट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पेंट यानी पेंटेन। और
नॉर्मल पेंटेन अगर चाहें तो हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें सेकंड वाले को, इसमें जो सेकंड हमारा स्ट्रक्चर बना तो 1 2 3 4 और 1 हमने यहाँ पे लगा था। आप यहाँ लगाइए चाहे आप यहाँ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ लगा दीजिए कार्बन को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अलग बना। अच्छा, दूसरा ये थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बना, एक कार्बन हमने यहाँ लिया, ठीक है, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कम नहीं होनी चाहिए, उनकी संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो ये बहुत सारा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप नाम भी देख सकते हैं, नाम जो है इसका पेंटेन हो गया। अब ये दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे आपको ये मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, जैसा अभी आपको सिखाया था। जो पोजीशन होता है पहले उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन में है, आप यहाँ देखिए, ठीक है, तो इसका नाम ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दो तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे आइसो। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 301 केल्विन है, और आप यहाँ देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका 309, अगेन इसका ज़्यादा है। जैसे ही ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग होती ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप थर्ड पे आ जाते हैं तो थर्ड पे देखिए, जो इसका थर्ड पार्ट था यानी थर्ड आइसोमर है, तो कार्बन बीच में है जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, और साइड से एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। सपोज कीजिए कि यहाँ से नंबरिंग करना चालू किया मैंने 1 2 या 3, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, 1 ये 2 हो गया और ये 3, बात आपको सेम पड़ेगी चाहे इधर से नंबरिंग करिए। अब देखिए, तो मान लेते हैं कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि ये प्रिंसिपल चैन है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल चैन, तो बाकी ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे, इस सेकंड पोजीशन पे ये आ रहा, इस सेकंड पोजीशन पे ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हम नाम नहीं रखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पोजीशन है, इस पे ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, तो पहले पोजीशन का नाम रखेंगे 2 2। अब ध्यान रखना, सिखाया आपको आईपीएससी नेमिंग पहले भी, 2 डैश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डाई, डाई का मतलब क्योंकि 2 मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल, और आपका जो स्ट्रेट चैन है उसका नाम प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन इन्वॉल्व में ही रहा, तो इन तीनों का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम आएगा नियो। नियो ग्रुप होता है, नियो ग्रुप में क्या होता है कि अगर किसी कार्बन पे 3 तरफ से, यानी एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 तरफ से अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं नियो, और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उन सब का नाम एक साथ लिख देते हैं, यानी पेंटेन, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं 282.5 केल्विन है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट लो इसको, फिर आगे चलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, थोड़ा बहुत इसका बेसिक जो हमारा था वो भी हमने कवर कर लिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमने आइसोमर्स अभी पढ़े थे बच्चों, तो इस आइसोमर में हम बात करते हैं इसकी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 की अगर मैं बताऊं तो स्ट्रक्चर नंबर कुछ ऐसा था, ठीक है। और स्ट्रक्चर नंबर जो 3 है, आप देखेंगे उसमें आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में दिख जाएगा कि 1 ये आपका होगा 2 3 4 और ये 5। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, सॉरी 3, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो कार्बन की चैन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूटी ज्यादा है। तो इस ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। इसको ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स। लेकिन वहीं पे अगर आप सेकंड नंबर को, यानी आप देखिए आपको फिगर में दिख रहा है कि इसमें सेकंड नंबर पे एक कार्बन लगा हुआ है, अगला वाला फिगर है चौथा, ठीक है, उसमें हमारे पास 4 कार्बन है, उसमें भी एक ऐसे कार्बन लगा हुआ है, और एक और फिगर है जिसमें हमारे पास कार्बन कुछ ऐसे अरेंज्ड हैं, एक कार्बन पे 5 तरफ से कार्बन लगा हुआ है।
तो ये 3 फिगर अलग से। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारे हो गए चेन आइसोमर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक साथ पहले 3 कार्बन है यहाँ पे और एक कार्बन अलग है, तो एक चेन हो गई। एक अलग टाइप की ये चेन है, एक अलग टाइप की ये चेन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे बगल में आपको ये जो है मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा, ये जो मैं अभी बता रहा था, पहला पॉइंट ये रहा इसका, सेकंड पॉइंट ये रहा चेन आइसोमर्स के लिए और स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा थर्ड के लिए कि जो हमारा टर्मिनल का जो कार्बन होता है उसे हम हमेशा प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे ये वाला, ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया, तो प्राइमरी को जो है हम 1 डिग्री से दिखाते हैं। अगर हमारा कार्बन एटम, जैसे कोई कार्बन एटम है, ठीक है, और ये 2 कार्बन एटम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। अगर इसी तरीके से वो 3, 4 और उससे ऊपर वाले के लिए से जुड़ जाता है तो टर्शरी या क्वाटरनरी भी कहा जाता है। तो ये हमारा 3 डिग्री का हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो है ये पूछा जाता है, मतलब पूछा नहीं जाता, ये कोई काम आएगा। जो जैसे आप नेमिंग वगैरह करते हैं या कोई भी जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आपको उसमें यहाँ पे काम लिखा रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसमें चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाक से, बढ़े आगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखो प्रिपरेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चाहे आप अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अल्कीन्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप अल्काइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो हम चालू करते हैं वो हम अल्केन का प्रिपरेशन चालू, क्योंकि अल्केन पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले अल्केन का प्रिपरेशन करके यहां पर देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो देखिए प्रिपरेशन में सबसे पहला है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन जो है हम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करके। देखिए जो प्रिपरेशन है उसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करेंगे और इससे क्या बनाएंगे हम, अल्केन। ध्यान रखिएगा हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। जो हम प्रिपरेशन यहां पढ़ रहे हैं ये हमारा अल्केन का है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रिपरेशन है हम अल्केन के लिए कर रहे हैं, यानी हम सीधा हमारा मोटिव रहेगा कि हमारे पास अल्केन बन के हमें मिल जाए। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास इथीन है, CH2CH2, ठीक है। अब ये इथीन है, इसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया और साथ में हमने इन तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट का आप यूज कर लीजिए। देखिए इसमें से अगर आप प्लेटिनम और पैलेडियम जो है यूज करते हैं तो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी आपका ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। यानी यदि हम यूज करते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम, तो प्लेटिनम और पैलेडियम ये रूम टेम्परेचर पर कैटलाइज हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या देखिए ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 2 तरीके की बॉन्डिंग है, हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। एक बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड इसमें सिग्मा। तो जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये 2 जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो पहले CH2 था अब CH3 हो गया, ये भी CH2 था अब ये CH3 होगा। बहुत ईजी है याद करना। और जो आपका जो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या रिएक्शन को कैटलाइज करके वो रिएक्शन से, यानी प्रोडक्ट में नहीं इन्वॉल्व होते, वो प्रोडक्ट से बाहर ही रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है प्रोपीन के लिए, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगेन हम प्लेटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं, तो ये दोनों कैटलिस्ट लो टेम्परेचर पर और जो है लो प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर पे या रूम टेम्परेचर पे ये काम कर जाते हैं और ये आपको प्रोपीन बना के देंगे। अगेन हमारे पास देखिए ये दोनों हमारा इथीन है, यानी हम अल्कीन का इस्तेमाल करके अल्केन बना रहे हैं, ये आपको याद रखना है। हम अल्कीन का इस्तेमाल करके अल्केन बना रहे हैं। अब जो लास्ट वाला जो थर्ड एग्जांपल है, अगर आप थर्ड एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा अल्काइन है, ठीक है, ये हमारा अल्काइन है। तो अल्काइन जो होता है
काइन की स्पेलिंग गलत है, ये हमारा अल्काइन है। तो अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। जब हम इसमें कैटालाइसिस करवाएंगे पैलेडियम और प्लेटिनम का और हाइड्रोजन को यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले बॉन्ड डबल में आएगा और फिर उसका अगेन हाइड्रोजनेशन होगा और बॉन्ड फिर सिंगल में आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 बार होगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है, इन टोटल चीजों को हम कहते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए, अब फिर ये निकल कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है। जो अगर मान लीजिए हम निकल को यूज करने लगे, प्लेटिनम पैलेडियम की जगह अगर निकल का इस्तेमाल करें, तो फिर निकल के केस में क्या होगा। देखिए, जो निकल कैटलिस्ट होता है वो जब कैटलाइज करेगा जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, यानी जो हमारा निकल कैटलिस्ट है ये कैटलाइज होगा हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर पे, ठीक है। आपका निकल जो है वो कैटलाइज्ड होगा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये निकल कैटलिस्ट के लिए आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास आप जो प्रोडक्ट है अल्केन वो आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीन का जो पीछे स्क्रीन चल रही है, आप इसमें स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें जो हमने पढ़ा था कि जो अल्केन को कैसे बना रहे थे, अब जो दूसरा तरीका हमारे पास अल्केन को बनाने का वो है अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके। ये ध्यान रखना आपको, जो दूसरा तरीका है बच्चों, उसमें हम अल्काइल हैलाइड्स का यूज करके क्या बना सकते हैं, अल्केन्स को बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए, इसमें आपको फ्लोरीन यूज नहीं करना, यानी जो फ्लोराइड है उसको हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका यूज कर सकते हैं, यानी इनके हमारे पास हैलाइड्स चलेंगे। बाकी इसके अलावा अगर फ्लोरीन का होगा तो उसका हैलाइड यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो है हम उनके हैलाइड्स को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो चलते हैं इसमें। देखिए आप स्क्रीन पे जो रिएक्शन है आपका CH3Cl, CH3Cl को बोलते हैं क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन में जब हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, जिंक और साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले सकते हैं। तो जिंक के साथ आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। जैसे ही आप इसके अंदर इसको पुट करेंगे तो ये जो देखो ये CH3Cl है, इसमें क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग टूट जाएगी। जैसे ही जिंक आएगा, जिंक के आने से और हाइड्रोजन के आने से क्या होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये स्प्लिट हो जाएगा। जब बॉन्ड स्प्लिट होगा तो जो CH3 है, ठीक है, जो CH3 है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, CH4 यानी मीथेन। और जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया, हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ 2 था तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर यूज हो गया और एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पहला है। इसमें सेकंड आता है अगेन क्लोरोइथेन का, इसमें भी सेम है, क्लोरोइथेन अगर आप डालेंगे तो आपको इथेन मिल जाएगा, यानी क्लोरीन, जाहिर सी बात है क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट होता जा रहा है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलते हैं आगे। हो गया। अब देखिए इसी में एक नया आता है एक प्रिपरेशन है करने का तरीका, जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। देखिए बेसिकली वुड्स रिएक्शन जो होता है वो अल्केन्स बनाने के लिए काम आता है, बट वुड्स रिएक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को मतलब जो अल्केन्स का यूज करते हैं उसमें हमें अगर हायर हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं तो उसके लिए ये काफी यूज होता है। यानी अल्केन्स में जो भी आप कार्बन यूज करेंगे उससे ज्यादा कार्बन आपको मिल जाएगा, लेकिन कार्बन जो है वो आपको मिलेगा इवन नंबर में, ये ध्यान रखिएगा। जो कार्बन आपको मिलेगा इवन में, यानी 2, 4, 6 इस टर्म्स में आपको जो है कार्बन के एटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप एक कार्बन का
कोई मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो आपको जो मिलने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए, यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या बढ़ जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, वुड्स का तरीका। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको वुड्स रिएक्शन, क्योंकि वुड्स ने इसको करके दिखाया था। तो देखिए मैंने लिखा भी है। अब आप देखिए पहले रिएक्शन में आ जाइए। तो देखिए रिएक्शन में आप देख सकते हैं बेटा कि हमने इस्तेमाल किया है CH3Br। ठीक है, CH3Br को बोलते हैं ब्रोमोमीथेन, इसका नाम है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, इसमें हम डाला है सोडियम। ठीक है, और अगेन ब्रोमोमीथेन। देखिए ब्रोमोमीथेन का जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल हमने गिन के नहीं डाला, हमने ब्रोमोमीथेन डाला और इसमें क्या रखा, सोडियम। ठीक है, वुड्स ने ब्रोमोमीथेन का यूज किया और इसमें सोडियम डाला और इन्होंने प्रेजेंस रखा ड्राई ईथर का। देखिए ड्राई ईथर क्या करता है कि इस पूरे रिएक्शन को मॉइस्चर फ्री रखता है, यानी यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई भी यहाँ पर एडिशन नहीं होगा। जैसे ही आप देखेंगे CH3Br में एक कार्बन का एटम है, आप देख रहे हैं एक कार्बन एटम है, लेकिन जैसे ही आप इसमें तो सोडियम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इथेन, यानी आपने यूज किया मीथेन, मिला आपको इधर इथेन, यानी मीथेन में एक कार्बन होता है और इथेन में 2 कार्बन। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको कार्बन एटम को बढ़ाना हो, हायर कार्बन चाहिए लोअर से, तो आप वुड्स रिएक्शन को यूज कीजिए। ऐसी सेकंड वाला है C2H5। ठीक है, और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें और भी मॉलिक्यूल होंगे उसके रिएक्टेंट के अंदर। तो जो C2H5 है, ये और ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए C4, आप देखेंगे यहाँ पे C2H5 यानी C4H10 यानी ब्यूटेन बन गया। और जो आपका ये Br है, यहाँ पे ये बन जाएगा 2NaBr। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस में करके लिख लीजिए 2NaBr। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना था। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। 2 मेथड्स में जिसमें वुड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये मैंने आपको बोला है कि आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है। तीसरे मेथड पे आ जाते हैं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इस्तेमाल करके भी क्या बना सकते हैं, अल्केन्स को बना सकते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग, देखिए ये हमारा सोडियम इथेनोएट है, सोडियम इथेनोएट है। जैसे ही हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। अब आप जरा एक बात को यहाँ नोटिस करेंगे कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 कार्बन के एटम्स है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसमें एक ही कार्बन का एटम है, यानी यहाँ पर हो ये रहा है कि कार्बन एटम्स का रिडक्शन हो रहा है। आप देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है। तो यानी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें जो अल्केन्स मिल रहे हैं वो लोअर में मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसी में एक नेम रिएक्शन है, इसी का सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का, कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी अगेन फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कॉलबे के इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में भी बिल्कुल यहाँ पर यही है कि आपको जो भी कार्बन यानी जो भी अल्केन्स मिलेंगे वो इवन नंबर में मिलेंगे। ठीक है, जो भी अल्केन्स आपको इवन नंबर में मिलेंगे और आप हायर जो है अल्केन मतलब हायर जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं या जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे उसमें ज्यादा कार्बन होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो जो वुड्स रिएक्शन था उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको बढ़ के मिल रहा था, लेकिन जो कॉलबे का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है उसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन घटा के मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। तो अब आ जाइए, इसमें देखिए रिएक्शन में 2CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। आप यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट या पोटेशियम का सॉल्ट कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है इसको एक्वस यानी पानी में मिला देना है, और पानी मिलाएंगे तो इसको जो है यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं, पानी मिलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो प्रोडक्ट मिला इथेन, आप देखो
अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उसके अंदर 4 कार्बन है और यहाँ रिड्यूस होके 2 ही कार्बन रह गया। ठीक है, और 2 कार्बन है, इसका मतलब इवन नंबर है। उसके बाद साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका कॉल्बे का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, जिससे हमने क्या बनाया, अल्केन बनाया, यानी हमने इसमें अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन्स को कम कर लिया। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोलाइटिक में उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, देखो ये रहा इस रिएक्शन, ये कैसे कैसे ये जो पूरा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कैसे फॉलो किया गया, ये वाला इस प्रोसीजर की हम बात करते हैं, प्रोसीजर कैसे फॉलो हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है वो लिया हमने, और अब क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट में जब हम इसको रिएक्शन करा रहे होंगे तो उस समय कुछ इस तरह से ये बिहेव कर रहा होगा। दोनों यानी सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल अलग, और सोडियम का जो खुद का आयन, सॉरी जो ये एसीटेट, इसको एसीटेट बोलते हैं, इसको एसीटेट कहा जाता है, और ये सोडियम का आयन है, दोनों अलग अलग हो गए। आगे चलते हैं इसमें। अब एक तरफ बात होगी कैथोड की और एक तरफ बात होगी एनोड की, और ध्यान रखिएगा कि कॉल्बे के इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो आपको अल्केन्स मिलेंगे, यानी जो इथीन आपको मिल रहा है वो एनोड पर मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये आपका एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, जिसके बाद हमें ये एसीटेट का फ्री रेडिकल बच गया। ध्यान रखिएगा जब फ्री रेडिकल बचेगा तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये फ्री रेडिकल है। अब होगा क्या कि ये फ्री रेडिकल रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन करके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के देखो यहाँ से निकल गया, और जो ये मिथाइल है ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखिए मिथाइल पे आ गया एक जो है इलेक्ट्रॉन आ गया मिथाइल पे, यानी ये फ्री रेडिकल है। उसके बाद क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, अब देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल हैं अलग अलग, तो ये दोनों मिथाइल क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और इथीन बना लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, और क्योंकि जो मिथाइल का भी फ्री रेडिकल है ये खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ऐसे 2 हैं और कोई यहाँ पे तीसरा है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करके जो है क्या बना लेंगे, इथेन बना लेंगे। और इथेन जो है वो गैस के फॉर्म में होगा, क्योंकि लोअर अल्केन है वो गैसेस के फॉर्म में हमें मिलते हैं, तो ये इथेन बन जाएगा। अब बात करते हैं, और ये बन रहा है हमारे एनोड पोजीशन पे। इसी तरीके से अगर बात करें कैथोड की, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल थे, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हाइड्रोक्साइड, और जो ये हाइड्रोजन है ये एक फ्री रेडिकल के फॉर्म मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बन जाएंगे, और वो कैथोड पर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये मेथड है कॉल्बे का इलेक्ट्रोलाइटिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखो यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए। बेसिकली जो 2 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं वो नेम रिएक्शंस के फॉर्म में है, एक है वुड्स रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जा रहे हैं, एक है कॉल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स घट जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा वो गहरे में नहीं जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत लिखा हुआ उसी की बात कर लेंगे। तो जो हमारे अल्केन्स होते हैं वो जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में वैंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से जो है इनके कुछ जो शुरू के जो कार्बन यानी शुरू वाले, यानी अगर कहीं पर 1 से लेकर 4 कार्बन मिलेंगे तो वो सारे के सारे गैसेस फॉर्म में, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपको कैसे गैस के फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आप पेंटेन की तरफ जाओगे तो C5 से C17 तक आपको लिक्विड के फॉर्म में जो है वो सब्सटेंसेस मतलब कंपाउंड्स मिल जाएंगे, किसके, अल्केन्स के। अब उसके बाद जो 18 से अगर जो ऊपर आते हैं, 18 से ऊपर आते हैं, तो वो लोग सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। वो भी कब, जब टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर हो। जैसे रूम टेम्परेचर से अब आगे पीछे होगा तो उसकी कोई नहीं है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये अल्केन की प्रॉपर्टी थी। आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। जो हमारे अल्केन्स होते हैं, थोड़ा बहुत और कि ये अल्केन्स आपके कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। उसके बाद जो अल्केन्स होते हैं अगर ये पोलर हुए तो देखिए जो पोलर वाले होंगे वो पोलर में डिसॉल्व होंगे। उसके बाद जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ही सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ज्यादातर हमारे जो अल्केन्स यहाँ पर है वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पोलर सब्सटेंस होता है तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सब्सटेंस होता है तो वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो जाएगा।